बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना बायो 101 का लेक्चर नंबर 18 करेंगे एंड फाइनली आज हम लोग अपना टॉपिक नंबर 47 टू 48 करेंगे। आपका ये जो मिड टर्म होता है ना, मिड टर्म में मोस्टली जो है ना वो टॉपिक 47 48 ही आते हैं। तो आपकी दफ़ा जो भी अगर फॉर एग्जांपल कि यही सिलेबस हुआ तो इसका मतलब है कि मिड टर्म का तो हमारा जो सिलेबस है वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। स्टडी के लिए आप लोग ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपको दूसरे किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए तो हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको जो जो लेक्चर्स चाहिए आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ PCR। अच्छा, पिछले 30 सालों में मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी अब जो रिसेंट ईयर्स हैं इसमें इसके बहुत रैपिड डेवलपमेंट हो रही है। बहुत सारे मॉलिक्यूलर जो टेक्निक्स हैं उसमें PCR और इसकी जितनी भी वेरिएशन, जितनी भी हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी थी, ये बहुत कॉमनली यूज़ की जाती हैं लेबॉर्ट्रीज़ में भी और रिसर्च के जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी। जितने भी डिजीज़ होती हैं ह्यूमन के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, उनकी फिजियोपैथोलॉजी को, डिजीज़ के उसको जो है ना वो फैक्टर्स को जानने के लिए कौन कौन से वायरसेस या बैक्टीरियाज होते हैं उसमें जो उसकी वजह बनते हैं, इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने के लिए यही जो टेक्निक है वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है। पब्लिक हेल्थ के लिए जेनेटिक्स में, बायोकेमिस्ट्री जो हम लोग स्टडी करनी होती है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की, उसमें भी यही PCR की टेक्निक यूज़ होती है। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस दी हुई इसके मेडिसिन और फॉरेंसिक्स से रिलेटेड, एग्रीकल्चर के एनवायरनमेंट में, साइंस में, वैसे एनवायरनमेंटल कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए PCR की टेक्निक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसमें सबसे पहले जो एप्लीकेशन में हमारे पास है वो है मेडिसिन से रिलेटेड। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो टेक्निक होती है, पर्टिकुलरली ये जो PCR की टेक्निक होती है, इससे मेडिसिन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। मॉलिक्यूलर जो टेक्निक्स होती हैं उससे एडवांसेस बहुत ज़्यादा मिले हैं मेडिसिन की फील्ड में। इसमें एक पूरा नीचे एक ओवरव्यू दिया हुआ है। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो वो उसमें मुख्तलिफ किस्म के ये देखें कि जितनी भी टेक्निक्स होती हैं कि क्लिनिक्स में ये वाली सफाई के लिए जो लेबॉर्ट्रीज होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शियस डिजीज़ का, कि जो लेबॉर्ट्री जो वहाँ पे बंदे काम कर रहे होते हैं उनको डिफरेंट डेंजरस किस्म के वहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अटैक कर सकते हैं। तो उस चीज़ को भी स्टडी करने के लिए, उन सारे इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए, इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए, उस चीज़ को सारी स्टडी करने के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो मुख्तलिफ किस्म की पेशेंट्स में होती हैं उनका पता चलाने के लिए, उनको भी ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन के शोबे में इसी क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में PCR की टेक्निक ही यूज़ की जाती है। मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस किया जा सकता है, हाई सेंसिटिव टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। ये वाली जो PCR की हाई सेंसिटिव टेक्निक्स होती हैं, स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होती है और एक छोटे सैंपल के अंदर ये एक तो ये कि ये आप कम प्रोसेस में ज़्यादा आप लोग आइडेंटिकल कॉपीज़ भी ले सकते हैं, प्रिसिशन भी बहुत ज़्यादा होती है। बायोकेमिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इन सब की जो काम है उसको भी बहुत ज़्यादा एक रॉकेट स्पीड जो है ना वो इसी एक टेक्निक PCR की टेक्निक से ही मिली है। हेल्थ प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको मॉलिक्यूलर टूल्स जितने भी चाहिए होते हैं वो सारी की सारी इसी PCR की टेक्निक से ही वो यूज़ करके, और वो पेशेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं वो उसको असर नहीं कर रही होती। तो वो क्यों नहीं असर कर रही होती, क्या वजह होती है? उनमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं जो उन एंटीबायोटिक मेडिसिन को से वो जो है ना वो ख़त्म नहीं होते। तो इस चीज़ को भी स्टडी करने के लिए PCR की ही टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। PCR की टेक्निक्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। स्पेशली ये जो ब्लड बैंक्स होते हैं वहाँ पे डिफरेंट पेशेंट्स के ब्लड के मॉलिक्यूल्स को आपस में सिमिलैरिटी चेक करने के लिए कि कौन सा ब्लड किस पेशेंट को लगेगा, वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस के लिए और ब्लड को सिलेक्ट करने के लिए ब्लड बैंक्स में डिफरेंट किस्म की पैथोलॉजीज़ को स्टडी करने के लिए उसमें भी ये PCR की टेक्निक यूज़ होती है। और मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस को आइडेंटिफाई करना, उनको कैरेक्टराइज करना, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, एक तो वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करता है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको रिमूव करना ताकि ज़्यादा जो इन्फेक्शन का हाई इम्पैक्ट ना हो पेशेंट के ऊपर, उसके लिए भी अर्ली ट्रीटमेंट के लिए भी इसी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में यही PCR की जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है। उसके बाद अगर फॉरेंसिक साइंस में देखें तो डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो बेसिक प्रोसीजर यूज़ किया जाता है
वो क्लासिक मॉर्फोलॉजी का पहले ज़्यादातर हुआ करता था कि जिसमें जैसे ये पोस्टमार्टम होता है, वो वाली एक वही टेक्निक सिर्फ यूज़ की जाती थी। लेकिन अब आजकल की जो साइंस है उसमें फोरेंसिक साइंस में ये PCR की टेक्निक ज़्यादातर यूज़ की जाती है। इसमें 165 किस्म की मुख्तलिफ सिस्टमेटिक चेंजेस की गई हैं कि इंसान के जो डेथ का जो सारा प्रोसेस था उसमें कौन से पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे। ठीक है, सिर्फ वो चीज़ें जो पहले जस्ट पोस्टमार्टम से डिटेक्ट नहीं हो सकती थी, अब जो है ना इस टेक्निक के थ्रू वो डिटेक्ट हो सकती हैं। डेथ के बाद इंसान का जो RNA एनालिसिस होता है वो पहले पोस्टमार्टम की रिसर्च के थ्रू RNA एनालिसिस नहीं हो सकता था, क्योंकि डेथ के बाद बंदे का RNA जो होता है वो बहुत ही जल्दी से डीकम्पोज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो PCR की जो टेक्निक होती है उसके थ्रू RNA की जो ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के डेथ को रिसर्च करने के लिए। और ये इसके थ्रू इंसान के जो RNA होता है उसको यूज़ करके उसको स्टडी करके तो डेथ के जो सारा प्रोसीजर होता है उसको स्टडी किया जाता है। फोरेंसिक जो मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी है उसमें मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस होती हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, मेडिकल साइंस में इसकी बहुत ज़्यादा है। इसमें जस्ट ये इन्होंने बस एक सिंपल सा पूछा था, इसमें जस्ट आपने ये मेडिसिन का थोड़ा बता देना है, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में इसका कैसे वो एक अफेक्ट था, फोरेंसिक साइंस में इसका क्या अफेक्ट रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने अपनी वर्डिंग में जस्ट बता देनी है। ये जो चीज़ है ना आगे ये ब्लॉटिंग से रिलेटेड विद ये वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लॉटिंग क्या होती है? ब्लॉटिंग जो है ना वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ होती है न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि RNA DNA और प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये मुख्तलिफ किस्म के डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए ये यूज़ होती है। इस टेक्निक में क्या होता है कि जिस मॉलिक्यूल को आपने स्टडी करना हो, चाहे प्रोटीन है, चाहे DNA, चाहे RNA, उसको इमोबिलाइज कर दिया जाता है एक मेम्ब्रेन के ऊपर, या तो नाइट्रोसेलुलोजिक मेम्ब्रेन होती है या फिर नायलॉन की मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर बिल्कुल चिपका दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स यूज़ कर दी जाती हैं जो कि उन मेम्ब्रेन्स के ऊपर चिपकी हुए जितनी भी न्यूक्लिक एसिड जो जीन्स होते हैं ना उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। ये एक ऐसा टूल होता है जो कि आप लोग यूज़ करते हैं DNA, मैसेंजर RNA और प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैसे मुख्तलिफ स्टेजेस पे DNA, RNA और प्रोटीन जो है वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या होता है कि सबसे पहले DNA सेगमेंट खुद को एक्सप्रेस करता है और वो मैसेंजर RNA में जो है ना वो कन्वर्ट होता है, ठीक है, रिस्पेक्टिव प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि DNA, RNA और जो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो मैसेंजर RNA होता है वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में उसी से फिर प्रोटीन बनता है। हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं ना। तो DNA, RNA और जो भी प्रोटीन्स होते हैं इनकी बायोकेमिस्ट्री को जो है ना इनका वो एनालिसिस किया जाता है। इसके लिए तीनों को DNA, RNA और प्रोटीन्स वगैरह इनको ब्लॉटिंग की टेक्निक के थ्रू पहले सेपरेट आउट किया जाता है। अगर हम लोग सिर्फ एक सेल की बात करें तो मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा ही प्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब एक सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो होते हैं ना मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ब्लॉटिंग की टेक्निक के थ्रू आप एक सेल के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको आप लोग पहले अलग अलग कर लेते हैं। ब्लॉटिंग को परफॉर्म कैसे किया जाता है कि मॉलिक्यूल्स का जो मुख्तलिफ मिक्सचर होता है ना उसको एक जेल के ब्लॉक के अंदर से गुजारा जाता है, ठीक है। अब वो जो जेल का ब्लॉक होता है उसके अंदर पोर्स होती हैं, छोटी बड़ी पोर्स होती हैं, ठीक है। पहले बड़ी पोर्स होंगी, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रह जाएंगे, बाकी आगे गुजर जाएंगे। आगे जो है ना थोड़ी सी छोटी पोर्स का एक लेयर आएगी, उसमें से जो छोटे एज कम्पेयर टू जो पहले प्रेसिपिटेट आउट हो गए उनसे जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो पहले पास वो जो है वो रह जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा जो छोटे होंगे वो फिर पास होने, फिर ज़्यादा छोटी पोर्स आती हैं उनमें से फिर ऐसे ही होता है कि ज़्यादा जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास ऑन हो जाते हैं, यानी कि हर मॉलिक्यूलर साइज की बेस में मॉलिक्यूल्स जो है वो सेपरेट इस तरह से होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये जो मॉलिक्यूल्स होती हैं इनको हार्डली प्रेस किया जाता है सूटेबल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, मेम्ब्रेन्स के ऊपर इनको जो है वो प्रेस किया जाता है। प्रेस करने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो जेल के अंदर से गुजर के मेम्ब्रेन के ऊपर जाके चिपक जाते हैं। नायलॉन की मेम्ब्रेन होती है या फिर नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन होती है। जब मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो जाते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर तो फिर उनकी पोजीशन नहीं चेंज हो सकती, जहां पे वो ट्रांसफर होंगे मेम्ब्रेन के ऊपर वहीं पे वो चिपके रहते हैं, आप लोग फिर उनकी पोजीशन को वहां से चेंज नहीं कर सकते। ब्लॉटिंग की जो टेक्निक्स होती हैं ये मुख्तलिफ इनकी टाइप्स होती हैं।
सबसे पहले एक होती है साउदर्न ब्लॉटिंग, ये इंट्रोड्यूस करवाई थी एडवर्ड साउदर्न ने 1975 में। ये जो साउदर्न ब्लॉटिंग होती है ना, ये वो मेथड होता है जिसमें डीएनए के सैंपल्स के अंदर डीएनए की सीक्वेंस को ही डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है जिसमें आरएनए को जो है ना डिटेक्ट किया जाता है। वेस्टर्न एक ब्लॉटिंग होती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग में प्रोटीन्स को डिटेक्ट किया जाता है। एक होती है ईस्टर्न ब्लॉकिंग, ईस्टर्न ब्लॉकिंग होती है कि पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन मॉडिफिकेशंस, यानी कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस के बाद प्रोटीन के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस आती हैं, उस चीज़ को स्टडी करने के लिए ईस्टर्न ब्लॉटिंग का जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है। एक साउथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है, साउथ वेस्टर्न में साउदर्न और वेस्टर्न दोनों को ही स्टडी करते हैं, यानी कि साउदर्न में हम लोग डीएनए करते हैं और वेस्टर्न में हम लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन्स को स्टडी करते हैं ना। लेकिन साउथ वेस्टर्न में डीएनए और प्रोटीन के इंट्रैक्शंस को जो है ना फिर स्टडी किया जाता है ब्लॉटिंग के थ्रू, ठीक है। अब जब आपने डीएनए की सीक्वेंस आपने डीएनए की सीक्वेंस को एक फाउंडेशन रखा हो, एक बेस रखी हो प्रोटीन के मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए, तो फिर आप लोग क्या करेंगे कि वो डीएनए मॉलिक्यूल को आपने ब्लॉट करना है। तो डीएनए मॉलिक्यूल को ब्लॉट करने के लिए आप लोग साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। जीन की एक्सप्रेशन के दौरान जब डीएनए एक्सप्रेस करता है खुद को एज अ मैसेंजर आरएनए प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए, तो इस प्रोसेस पे आपने क्योंकि मैसेंजर आरएनए की साथ डील करना है, तो मैसेंजर आरएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की टेक्निक को यूज करेंगे। ये हम लोग ऊपर पढ़ भी चुके हैं ना। उसके बाद जब कोडेड जो मैसेंजर आरएनए जो प्रोड्यूस हो चुका होता है, जब वो प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो फिर प्रोटीन की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो आप लोग कर सकते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग के थ्रू, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन्स की जब भी आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करनी है तो आप लोग वेस्टर्न ब्लॉटिंग के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। ये यहाँ ब्लॉटिंग से लेके और ये यहाँ तक जहाँ तक मैंने अभी पढ़ाया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने अच्छे तरीके से करना है। इसमें ब्लॉटिंग की टेक्निक बताई गई है, इसमें ब्लॉटिंग के टाइप्स बताई गई हैं, ठीक है। आगे ये जो है ना, ये थोड़ी लंबी सी यहाँ पे कुछ कहानी लिखी, तो मैं शॉर्ट आप लोगों को बता दूंगी। इस पर जस्ट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी आपने सिर्फ एज अ कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है, यहाँ से आप लोगों ने सारा रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। ब्लॉटिंग की जो अप्रोचेस होती हैं उसमें क्या होता है कि जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस यूज की जाती है, जैसे वो जेल वाला सारा मैंने आप लोगों को मेथड बताया है, और ये मेथड आप लोग अप्लाई करते हैं डीएनए आरएनए और प्रोटीन को सेपरेट आउट करने के लिए। फिर उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो मेथड्स होते हैं जनरली उनमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जब एक दफ़ा सेपरेट आउट कर देते हैं एक जेल से गुजार के, तो फिर उसके बाद वो चिपक जाते हैं वो सॉलिड मेम्ब्रेन की फेज के अंदर, ठीक है। और फिर वहाँ से आप लोग उसको स्टडी करते हैं। एक और मेथड होता है इलेक्ट्रोब्लॉटिंग का। ये बहुत ही यूजफुल होता है जब आपने अपने जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, आपने उसको पॉलीएक्रिल एमाइड जेल से गुजारना होता है। पॉलीएक्रिल एमाइड जेल जो होती है ना, ये लेस पोरस होती है। जो एगरोस जेल होती है ना, वो उसमें ज़्यादा पोर्स होती हैं, लेकिन जो पॉलीएक्रिल एमाइड जेल होती है उसमें पोर्स कम होती हैं। डीएनए और आरएनए की केस की अगर हम लोग बात करें तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के साथ हम लोग न्यूक्लिक एसिड की हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ना, फिर ऐसे ही हम लोग डीएनए और आरएनए को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। लेकिन प्रोटीन्स की जब आप लोग बात करें तो जो प्रोटीन्स की अगर आप लोगों ने स्टडी करना हो तो फिर आप लोगों ने एंटीबॉडी प्रॉप्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद शुरू में जो प्रोटोकॉल जो मतलब अप्लाई किया जाता था स्टडी के लिए, उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को स्टडी किया जाता था। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को डिटेक्शन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था, और वो जो प्रोसीजर यूज़ करते थे वो होता था ऑटो रेडियोग्राफी का प्रोसीजर होता था। उसमें क्या होता था कि रेडियो एक्टिव मटीरियल के अंदर से मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस निकलती थी। उन रेडिएशंस को अप्लाई किया जाता था एक्सरे की फिल्म के ऊपर इमेज बनाने के लिए। फिर वो वाला जो इमेज है ना, वो एज अ डिजिटल इमेज प्रोवाइड होता था, अवेलेबल होता था, और फिर उस डिजिटल इमेज के अंदर से ही सारा डीएनए आरएनए प्रोटीन वगैरह को स्टडी किया जाता था। ये हो गया उसका रेडियो एक्टिव का जो एक प्रोसीजर है। उसके बाद एक और प्रोसीजर होता है फ्लोरेसेंट और कैमिल्यूमिनेसेंट रिएजेंट्स। इसमें ल्यूमिनेंस और फ्लोरेसेंस जो है ना, उनको ऐसे मेथड यूज किया जाता था और ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट निकालते थे। यहाँ पे इसका मेथड नहीं बताया कि जस्ट नेम से बताए हुए हैं। उसके बाद डीएनए जो प्रॉब्स होते हैं, डीएनए प्रॉब्स ज़्यादातर कॉमनली अप्लाई किए जाते हैं ज़्यादा एज कम्पेयर टू आरएनए। डीएनए को ज़्यादा प्रॉब्स उसकी जो प्रॉब्स वगैरह उसके जो मेथड होते हैं वो ज़्यादा अप्लाई किए जाते हैं एज कम्पेयर टू आरएनए। नायलॉन मेम्ब्रेन्स पहले यूज होती थी, लेकिन नायलॉन मेम्ब्रेन्स अब यूज होती है। पहले नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन्स यूज होती थी, लेकिन अब नायलॉन मेम्ब्रेन्स यूज होती हैं।
ताकि डीएनए सीक्वेंस दोबारा से रीनेचर ना कर जाए, यानी कि जब उसको 2 स्ट्रैंड्स को अलग कर दिया जाता है ना, तो ताकि वो दोबारा से डबल स्ट्रैंडेड ना हो जाए। इस चीज़ को जो है ना वो अवॉइड करने के लिए अब नायलॉन मेम्ब्रेन्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद डीएनए को ऐसे ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, यानी कि तेजाब के अंदर डीएनए को डाला जाता है उसके साइज़ को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जब साइज़ को रिड्यूस करते हैं ना तो उस वक्त क्या होता है कि उसके जो बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स होते हैं उनका ट्रांसफ़र रेट इंक्रीज़ हो जाता है। पहले जेल स्ट्रिप्स और ट्यूब जेल्स यूज़ होती थी ज़्यादातर, लेकिन अब आजकल जो है ना वो जेल फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों ने सिर्फ याद रख लेनी यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद साउदर्न ब्लॉटिंग को अप्लाई किया जाता है इम्पोर्टेंट स्टडीज़ में, जैसे इंसान का जो जीनोम होता है सारा, उसमें जेनेटिक मैपिंग कहाँ कहाँ जीन की सीक्वेंस क्या है, वो सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए साउदर्न ब्लॉटिंग यूज़ की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पहले बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी, वो भी ब्लॉटिंग के थ्रू ही हुई थी, ठीक है। लेकिन अब जो है ना वक्त के साथ साथ ब्लॉटिंग के बजाय डीएनए सीक्वेंसिंग और जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ब्लॉटिंग को अब भी अप्लाई किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म की एरियाज होते हैं, जैसे कॉपी नंबर की मेजरमेंट के लिए, जो डीएनए की लंबी लंबी स्ट्रेचेज होती हैं उसके एनालिसिस के लिए, जो कि वैसे पीसीआर और डीएनए सीक्वेंसेस से एम्पलीफाई करना या उनकी सीक्वेंस देखना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर हम लोग ब्लॉटिंग का ही मेथड यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस जहाँ पे करना हो डीएनए का, जहाँ पे डीएनए की फिजिकल फॉर्म को आप लोगों ने स्टडी करना हो, वहाँ पे भी 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही यूज़ होती है, ब्लॉटिंग का प्रोसीजर ही यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट इन्होंने एक वो कहानी की तरह एक बता दी, उसको एक हिस्ट्री थोड़ी सी बता दी हुई है, ठीक है। उसके बाद साउदर्न ब्लॉटिंग हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि साउदर्न ब्लॉट इसको हम लोग कहते हैं, और ये नेम दिया गया था क्योंकि डॉक्टर एडविन साउदर्न ने इसको ही डिस्कवर किया था, उन्होंने इसको डेवलप किया था, और इसके थ्रू उन्होंने डीएनए की जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। साउदर्न ब्लॉटिंग में आप एक ऐसी डिटेक्शन टेक्निक होती है जो आप लोग यूज़ करते हैं डीएनए की सीक्वेंस को टारगेट करने के लिए डीएनए सैंपल्स के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड में, ठीक है। ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है कि सबसे पहले ये होती है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है डीएनए मॉलिक्यूल्स की, यानी कि पहले डीएनए मॉलिक्यूल्स को एक डीएनए जेल के अंदर से गुजार के जेल के अंदर से गुजार के ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर उसको ट्रांसफर किया जाता है। ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर जब ट्रांसफर हो जाती है तो वहाँ पर उसको हाइब्रिडाइज करके इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक्स को यूज़ करके वहाँ पे उसके मुख्तलिफ सीक्वेंसेस को जो है ना फिर स्टडी किया जाता है। यहाँ पे जस्ट उन्होंने वो सारे जो है ना ऊपर से एक सारी एक समरी थोड़ी सी जो है ना यहाँ पे बता दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बताई हैं ना, जैसे आपने उनको थोड़ा माइंड में रख लेना, इसमें और इतना कोई ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट इसमें से नहीं है, ठीक है। इतना कोई ज़्यादा जो मैं आपको कहूँ ना रट्टा मारने वाली यानी कि इधर जो है ना वो चीज़ नहीं है, ठीक है। बस ये इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं कि पहले क्या चीज़ यूज़ होती थी, अब क्या चीज़ यूज़ होती है, वो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। जैसे जेल स्ट्रिप्स और ट्यूब जेल्स पहले यूज़ होती थी, अब जेल फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एसिड ट्रीटमेंट दिए जाते हैं डीएनए के साइज को रिड्यूस करने के लिए, ताकि बड़े बड़े जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उनका जो ट्रांसफर रेट है वो इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, आप लोगों ने एमसीक्यूज के हिसाब से इसको थोड़ा आपने पढ़ लेना है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, ये ब्लॉटिंग वाले से लेके जहाँ पे इसकी टाइप्स बताई गई थी ना कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग तक, ये वाला जो सारा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, ठीक है। और इधर से ये मेडिसिन और ये फॉरेंसिक साइंसेस की जस्ट आपने सिर्फ एक बार रीडिंग करनी है, इसमें आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। और इसमें कुछ भी जो है ना वो मुश्किल नहीं था। हमारा आज का इंशाल्लाह शुक्र है, बल्कि चलिए शुक्र है कि एक तरह से मिड टर्म का कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर मिड टर्म इन्हीं चैप्टर्स में से इन्हीं टॉपिक्स में से आता है। लेकिन अगर ज़्यादा हुए भी तो कोई टेंशन नहीं है, आगे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है वीडियोस। और मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ये वाली जो सीरीज़ हैं आपने हमारे साथ ही रहना है, फाइनल टर्म में भी आप लोग हमारे ही लेक्चर्स लीजिएगा, एक एक चीज़ आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताई जाएगी। मिड टर्म के हवाले से इंशाल्लाह आप लेक्चर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब जो है ना मिड टर्म की वीडियोज़ की तरफ हम आएंगे। उनमें से जो आपका जो क्या एमसीक्यूज कौन से आते हैं आपके, मैं उस हवाले से भी वीडियो लेके आऊँगी। थोड़ा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताऊँगी, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जब आप लोग जस्ट लेक्चर सुन लेते हैं ना तो बस आप लोगों की सारी प्रिपरेशन हो जाती है। लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़ा चाहिए होता है कि मिड टर्म के हवाले से हमें वीडियो मिले, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।